प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे डे नाइट क्लासेज पे स्वागत है। मैं आपको एनसीईआरटी के साइंस के क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जैसे आपके स्क्रीन पे दिया है, तागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला गया है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बोला गया है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। सी दिया रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होता है। ये आपके सामने 4 दिए हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। तो रुई और जूट तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, ये एकदम सही है, राइट है, सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण है। जूट नारियल का नहीं, जूट जो होता है वो नारियल का नहीं पटसन का होता है। किसका होता है? पटसन का होता है। ये आपका गलत है। रेशम तंतु रेशम कीट से प्राप्त होते हैं, ये बात सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। हाँ, ऊन भेड़ बकरियों से प्राप्त की जाती है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, आपसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है फ्लेक्स, नायलॉन, रेशम, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। उपयुक्त तंतुओं में कौन से संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण है? संश्लिष्ट तंतु कौन कौन से होते हैं? फ्लेक्स का मतलब होता है जूट। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जूट होता है। क्या होता है? जूट। और हमसे पूछा संश्लिष्ट का उदाहरण है, कौन कौन से संश्लिष्ट का उदाहरण है? तो संश्लिष्ट वो होते हैं जो कुछ रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, जिसमें जंतुओं और वनस्पतियों का वनस्पति का योगदान नहीं होता है, उन्हें हम क्या कह लेते हैं? संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे जूट जो होता है वो पादप तंतुओं से मिलकर बनता है, और रेशम जो बनता है वो भी भेड़ बकरी से प्राप्त किया जाता है। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक ये जो हैं संश्लिष्ट में आते हैं, संश्लिष्ट तंतु हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में पटसन यानी जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो प्रमुख रूप से यानी जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती प्राथमिकता के तौर पर होती है, उसी प्रकार से किन राज्यों में जूट की खेती यानी पटसन की खेती प्रमुख रूप से होती है? तो पश्चिम बंगाल, केरल, असम, बिहार। नीचे कूट दिए हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में होती है, असम में होती है, बिहार में होती है, केरल में नहीं होती है। कौन सा? केरल में नहीं होती। लेकिन और हमसे पूछा है किस रूप में, किस में होती है प्रमुख रूप से, किन किन? तो पश्चिम बंगाल यानी पहला, और चौथा और तीसरा। तो पहला, तीसरा और चौथा यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, जूट की खेती पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में प्रमुख रूप से होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, पटसन पादप पुष्पन अवस्था में काटते हैं। यानी जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जूट को जब पुष्पन आ जाता है तब उस अवस्था में हम जूट को काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। यानी बिल्कुल सही, जल में थोड़ी देर के लिए पटसन यानी जूट को डुबाया जाता है ताकि उसके तने जो हो गल जाएं और उस पर का रेशा हमें प्राप्त हो जाए। रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कूट के हिसाब से डी सही हो जाएगा। हमसे सही ही कथन पूछा है, कौन कौन से सही कथन होंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
ऑक्सीजन, सिरका, नींबू का रस, मिट्टी का तेल उपयुक्त में से कौन सा जल में विलेय है, यानी जो जल में घुलनशील हो। तो ऑक्सीजन जल में विद्यमान होती है, घुलनशील है। नींबू का रस ये भी घुलनशील है। सिरका ये भी घुलनशील है। मिट्टी का तेल, ये जो मिट्टी का तेल है ये जल में घुलनशील नहीं है। ये किसमें घुलनशील नहीं है? ये मिट्टी का तेल जल में घुलनशील नहीं है। अतः उपयुक्त में कौन सा जल में विलेय पूछा गया है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। पदार्थ दिखावट में चमकदार होता है, ये बिल्कुल सही है। तो अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग होते हैं और पदार्थ जो होता है, मेटल जो होता है वो चमकदार होता है, ये बिल्कुल सही है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हैं? नहीं, अनेकों प्रकार से बनी हैं। किस प्रकार से? अनेक प्रकार की वस्तुओं से बनी, एक ही प्रकार की वस्तुओं से नहीं बनी। पदार्थों का उपयोग कौन से निर्माण में किया जाता है? प्रयुक्त क्रम कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दूसरा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो? पदार्थों के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्संदेह उपयुक्त में कौन सा पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? तो पदार्थों को ये तीनों विधियां किसी मिश्रण में, अगर कोई मिश्रण है उसमें, तो ये तीनों विधियों से किसी भी अवयव को पृथक किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से कहलाता है। ऐसा विलयन निम्नलिखित में से कहलाता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त, कोलाइडी, जेल। तो एक सीमा के बाद उसे ना घोला जा सके उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। कौन सा कहते हैं? संतृप्त विलयन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी विलेयता बढ़ जाती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम किसी विलयन को गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वले में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वले को हिस्से में गर्म किया जाता है। गर्म करने से वले में निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई लोहे का वलय बनाया गया है, आपने ये देखा होगा, और अगर इसमें कोई हत्था फिट किया जाता है और यहाँ पर एक लोहे का होता है गोल गोल छल्ला, तो अगर इसको हम ये जो छल्ला होता है इसका जब टेम्परेचर इसको जब गर्म किया जाता है तो इसका आकार क्या जाता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा गया? कौन सा सम्मिलित नहीं है पुष्प के विभिन्न भागों में? तो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये चारों पुष्प के भाग होते हैं। मूला अंकुर, जब बीज अंकुरित होता है, जब बीज अंकुरित होता है, उससे जो बीज अंकुरित होता है तो उसे हम जड़ कहते हैं। उसे क्या बोला जाता है? उसमें वो जड़ की अवस्था में होता है, ना कि पुष्प के पूछा। और हमसे क्या पूछा गया? पुष्प के विभिन्न भागों में। तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर नहीं पूछा है, कौन सा नहीं होगा पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 5, केवल 5। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तना जल एवं खनिज को पतनी नलिकाओं द्वारा पत्तियों
पौधों अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो तने का ये काम ही है कि जल को और मिट्टी से मिलने वाले खनिज पदार्थों को नलिकाओं द्वारा पौधे की पत्तियों या पौधों तक पहुंचाना। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। ये भी बात सही है। पत्तियों द्वारा जो बना भोजन होता है वो तनों से होकर पौधे के अन्य भागों यानी सभी भागों में पहुंचता है। तो फिर कथन में कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपको इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।